So good morning students. Today we will discuss about the care for the patient with fluid and electrolyte imbalance. Okay. So before starting our topic, first we will discuss about the what is fluid and what is electrolyte. Okay. तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट हम लोग बात करेंगे सबसे पहले। तो आज के टॉपिक के अंदर किन किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के बारे में, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस क्या होता है और उसका इम्बैलेंस क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे असेसमेंट ऑफ एडिमा एंड डिहाइड्रेशन। अगर फ्लूइड का अमाउंट एक्सेसिव अमाउंट जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो तो उसकी वजह से क्या होता है, और अगर बहुत डिक्रीज अमाउंट के अंदर फ्लूइड जो है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसकी वजह से क्या होता है, उसका मैनेजमेंट देखेंगे। उसके बाद में हम लोग मेजर करेंगे कि इनटेक और आउटपुट किस तरह से मैनेज करते हैं, उसका क्या क्या एडवांटेज है। दैन हम लोग लास्ट टॉपिक देखेंगे हमारा इंट्रावीनस फ्लूइड, जो कि आप लोगों को पहले डिस्कस मैंने आप लोगों को समझाया था इंट्रावीनस फ्लूइड होते क्या है। ठीक है, तो हम लोग आज के टॉपिक में इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट हम लोग देखते हैं फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के अंदर नॉर्मल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी। मीन्स कि फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट का हमारे बॉडी के अंदर क्या चीज़ है, क्या रोल प्ले करता है, किस तरीके से हेल्पफुल है। ओके, तो normal anatomy and physiology of the fluid and electrolyte imbalance. That first point is water compresses 60% of body weight of an average adult. The total body water is divided functionally into the extracellular and the intracellular fluid space separated by the cell membrane. ओके जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक अडल्ट बॉडी के अंदर उसकी बॉडी वेट का 60% पार्ट जो है वो फ्लूइड है, मतलब वाटर है। ठीक है, फंक्शनली भी फ्लूइड और वाटर जो है वो क्या होता है, अलग अलग कंपार्टमेंट के अंदर फिर डिवाइड होता है। ठीक है, तो इतना हम लोगों को पता है कि वाटर मेनली एक अडल्ट के अंदर अडल्ट के अंदर 60% जो है क्या होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, और उसके बाद वो 60% वाटर जो है अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड हो जाता है। इसी तरह अगर हम लोग नियोनेट की बात करें तो नियोनेट के अंदर फ्लूइड का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। मीन्स 80% जो रहता है उसके टोटल बॉडी वेट का पार्ट रहता है वाटर। ठीक है, इसी तरह हम लोग देखते हैं कि जब भी एक अडल्ट के अंदर 60% जो क्या है वाटर प्रेजेंट होता है और उसके बाद में फंक्शनली वो क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है इंट्रासेल्युलर और एक्स्ट्रा सेल्युलर, मतलब सेल्स के अंदर और सेल्स के बाहर कितना फ्लूइड है, इन चीज़ों के अंदर वो फंक्शनली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। तो एक अडल्ट के अंदर इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, ठीक है, कि सेल्स के अंदर कितना परसेंट रहता है, 40% फ्लूइड जो है वो प्रेजेंट रहता है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कितना रहता है, 20% रहता है। इस तरह से हम लोगों का जो 60% जो रहता है वाटर वो डिवाइड हो जाता है फंक्शनली। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि नॉर्मल कितना रहता है बॉडी वेट बॉडी के अंदर फ्लूइड का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि फ्लूइड क्या होता है। जैसे कि फ्लूइड नाम से ही पता चल रहा है कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि फ्लूइड क्या होता है। फ्लूइड एक लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहता है, ऑल लिविंग बींग्स के अंदर प्रेजेंट रहता है, जिसका मेन काम क्या रहता है कि वो हम लोग को क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर जब भी हम लोग क्या करते हैं, मेनली पानी पीते हैं या वाटर हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं, तो वो हम लोगों को क्या करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंटेस्टाइन के अंदर जाकर क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब होने के बाद में वो क्या होता है, हमारे सर्कुलेशन में जाकर टिश्यूज़ और हमारी सेल्स को क्या करता है, उनको फ्लूइड क्या करता है, प्रोवाइड कराता है, और उनसे वेस्ट मटेरियल्स वापस लेकर क्या कर देता है, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर देता है। इतना काम हमारा फ्लूइड का होता है। ठीक है, तो जब इस फ्लूइड का अब ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, ठीक है, फ्लूइड का आपको मेनली काम पता चल गया क्या होता है कि एक सर्कुलेशन के अंदर ये मेनली हेल्पफुल है। ठीक है, तो इसका मेनली फंक्शंस क्या हो जाता है, इट हेल्प टू रेगुलेट या बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए फ्लूइड का सबसे अच्छा योगदान है, या आप बोल सकते हैं हेल्प करता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए किस तरीके से, जब भी क्या होता है हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, बढ़ता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग भी एक तरीके का क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, तो उस वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन होता है। जब भी हम लोग क्या होता है, एक्सेसिव टेम्परेचर हो जाता है तो स्वेटिंग की फॉर्म में वो हमारे बॉडी के अंदर से क्या हो जाता है, स्किन के थ्रू बाहर निकल जाता है। इससे क्या हो जाता है, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन हो जाता है।
जाता है। ठीक है, तो बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए क्या होता है, फ्लूइड ज़रूरी है, फ्लूइड इंपॉर्टेंट है। सेकंड आपको ये बोल रहा है कि ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड गैसेस थ्रू आउट दी बॉडी। ठीक है, जब भी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फ्लूइड ले रहे हैं, जूस, मिल्क, कुछ भी ले रहे हैं, तो वो क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, हमारे सर्कुलेशन में जाता है और उसके बाद क्या करता है, हमारे टिश्यूज़ और सेल्स को क्या कर देता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करा देता है। तो इस तरह से क्या हो जाता है, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ ब्लड या फ्लूइड, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है कि ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट को। ठीक है, सेल्स को न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर देता है, गैसेस ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होती है, तो वो ऑक्सीजन को क्या करता है, हमारी ब्लड के थ्रू क्या होता है, हमारी सेल्स और टिश्यूज़ तक पहुंचाता है और उन्हीं सेल्स और टिश्यूज़ से क्या करता है, वेस्ट मटेरियल या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बोल सकते हो आप, वो क्या वेस्ट मटेरियल को क्या कर देता है, यूरिन के थ्रू हमारा क्या होता है, उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड गैसेस थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, इसके अलावा थर्ड क्या क्यों हेल्पफुल है फ्लूइड, कैरी सेल्यूलर वेस्ट प्रोडक्ट टू दी एक्सक्रीशन साइट। ठीक है, क्या होता है कि सेल्यूलर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है जो हम लोगों ने सेल्स को दी है, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोगों ने सेल्स को दी है और उसके अलावा जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट हमने सेल्स और टिश्यूज़ से लिए हैं, वो क्या कर देता है, उन वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है। ये था हमारा फ्लूइड का फंक्शंस। ठीक है, कि फ्लूइड होता क्या है, लिक्विड फॉर्म के अंदर हमारे बॉडी के अंदर होता है। ठीक है, एक हर एक लिविंग जो ऑर्गेनिज्म, मतलब हर एक लिविंग बींग होता है उसके अंदर होता है। ठीक है, फ्लूइड का मेन फंक्शंस क्या होता है, ये हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, किस तरीके से मेंटेन करना है। इसके अलावा जितने भी न्यूट्रिएंट हैं उनको टिश्यूज़ और सेल्स सब प्रोवाइड कराता है और उसके साथ ही उसे क्या करता है कि जितना भी वेस्ट मटीरियल्स है वो टिश्यूज़ और सेल्स से लेकर किडनी और किडनी के जो फिल्ट्रेशन के थ्रू और उसके बाद में क्या हो जाता है कि एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट कर देता है बॉडी से। ठीक है, तो ये था हमारा फ्लूइड का फंक्शन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स मेनली क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, मेजर कंपोनेंट बोल सकते हो जो फ्लूइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इनका मेनली क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसे कंपोनेंट होते हैं जिनका खुद का एक इलेक्ट्रिकल चार्ज होता है और ये क्या करते हैं, मेनली जो इम्पल्सिस होती है, ठीक है, नर्व इम्पल्सिस, उसके कंडक्शन मतलब उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी बॉडी एग्जांपल ले सकते हो आप, सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम, ये सब लोग, ये चीज़ें जो है वो फ्लूइड के अंदर एज एन इलेक्ट्रोलाइट या सॉलिड फॉर्म के अंदर, ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, एक तो ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन करने का काम करती है। दूसरा, ये पीएच बैलेंस या फिर आप बोल सकते हो एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने का काम कर सकती है। ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट का भी बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट आर अ मेजर कंपोनेंट। ठीक है, एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है बॉडी फ्लूइड्स का, दैट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द केमिकल बैलेंस। ठीक है, केमिकल बैलेंस के मेंटेन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक पीएच, एसिड बेस बैलेंस को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। देयर आर 6 मेजर इलेक्ट्रोलाइट, 6 मेजर इलेक्ट्रोलाइट मेनली होते हैं। सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, क्लोराइड होता है, फॉस्फोरस होता है और मैग्नीशियम होता है। ठीक है, ये सभी, ये जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इनके अलग अलग एनायन और कैटायन, ठीक है, अलग अलग चार्जेस होते हैं इनके ऊपर, ये अलग अलग रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इंट्रासेल्यूलर इलेक्ट्रोलाइट, सेल्स के अंदर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग बात करेंगे पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम के अंदर क्या होता है, पोटेशियम के अंदर ये चीज़ होती है कि सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा ये क्या क्या काम करता है हमारी बॉडी के अंदर, सबसे पहले तो ये रेगुलेट करता है सेल एक्साइटेबिलिटी को। सेल एक्साइटेबिलिटी मतलब सेल्स की जो नर्व कंडक्शन होती है, नर्व इम्पल्सिस ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या करता है, ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, नर्व इम्पल्स जो कंडक्शन है या ट्रांसपोर्टेशन है, एक नर्व से दूसरे एक सेल से दूसरी सेल्स पे जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल, ये इसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा क्या करते हैं, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है, जब भी सोडियम और पोटेशियम का
सोडियम और पोटेशियम का क्या है, एक्सचेंज होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसके बाद जब सेल जो है रेस्टिंग फेज़ में आता है तो उसके लिए भी क्या होता है, पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है। और इसके अलावा क्या करता है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के अंदर भी ये हेल्पफुल रहता है। ठीक है, तो ये पोटेशियम के मेनली फंक्शंस थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इंट्रासेल्युलर के अंदर एक पोटेशियम प्रेजेंट था, एक मैग्नीशियम प्रेजेंट है। मैग्नीशियम का मेनली क्या काम होता है कि मॉडिफाई कर देता है नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन को। ठीक है, कि मतलब कब कब पे कितना कितना ट्रांसमिशन होना चाहिए, इसका रिस्पॉन्सिबल मैग्नीशियम होता है। ठीक है, इसके अलावा ये फंक्शन करता है हार्ट के लिए, नर्व के लिए, मसल्स के लिए, इन सभी के लिए मैग्नीशियम क्या करता है, फंक्शन करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग है इसकी। इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फॉस्फोरस या फॉस्फेट। ठीक है, ये क्या कर देता है, ये भी सोडियम और पोटेशियम आयन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सोडियम और पोटेशियम आयन जब भी ट्रांसपोर्ट होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, इंटरनल एक्सटर्नल, तो ये क्या करता है, फॉस्फोरस क्या है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसके अलावा क्या करता है, ये एनर्जी स्टोरेज के लिए, ठीक है, ये बॉडी के अंदर एनर्जी को क्या करता है, स्टोर भी करता है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म करके क्या करता है, हमारी बॉडी को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, वो सब थे इंट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स, ये थे एक्स्ट्रा सेल्युलर, मतलब सेल्स के बाहर कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। सेल्स के बाहर मेनली सोडियम और कैल्शियम होते हैं। ठीक है, सोडियम मेनली आपको पता ही है, सोडियम का मेन काम क्या होता है, एसिड बेस को मेनटेन करने का काम होता है। ये हेल्प करता है हमारी एसिड और बेस को मेनटेन करने का, या बैलेंस करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी नर्व सेल्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है, उसको एक्टिवेट करने का काम करता है, फ्लूइड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, सोडियम का काम है। और कैल्शियम का मेनली काम क्या होता है, कैल्शियम जो है सेल मेम्ब्रेन की शेप को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, जितनी भी सेल्स है वो क्या है, उसका जो मेम्ब्रेन है या आउटसाइड जो कवर है वो क्या है, अपनी शेप में रहे, तो उस चीज़ का काम कौन करता है, कैल्शियम करता है। ठीक है, और इसके अलावा क्या करता है, ये नर्व इम्पल्सेस को भी ट्रांसमिशन के लिए, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी क्या है, ये हेल्पफुल है। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट थे उनकी क्या क्या, कौन कौन से थे, इंट्रासेल्युलर कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, एक्स्ट्रा सेल्युलर कौन से इलेक्ट्रोलाइट है, और उनका मेनली फंक्शंस क्या है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं कि असेसिंग फ्लूइड बैलेंस, किस तरीके से हम लोग जो है फ्लूइड को बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, 3 तरीके से हम लोग क्या है, मेनली फ्लूइड को बैलेंस कर सकते हैं और एक पर्सन की बॉडी को हाइड्रेट रख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग 3 तरीके से फ्लूइड बैलेंस कर सकते हैं। एक तो रिव्यू द फ्लूइड बैलेंस चार्ट। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस चार्ट के लिए मतलब एक चार्ट होता है जिसके अंदर फ्लूइड कितना पेशेंट ने लिया है और कितना इनटेक किया है और कितना उसका आउटपुट है। इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उस चार्ट को मेंटेन करके हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट जो है वो उसका फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस है या फिर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, फ्लूइड बैलेंस चार्ट के थ्रू असेस कर सकते हैं। सेकंड हमारा है क्लिनिकल असेसमेंट। क्लिनिकल असेसमेंट में हम लोग देखते हैं उसकी फिजिकल एग्जामिनेशन में। ठीक है, फिजिकल लाइक अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओबेज है, एडिमा है, उसको स्वेलिंग हो रही है, तो हम लोग देखेंगे कि हाँ, फ्लूइड का जो वॉल्यूम है या अमाउंट है वो पेशेंट की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा है, इसलिए पेशेंट को क्या हो रहा है, एडिमा हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा आपको वीक लग रहा है, उसकी स्किन बहुत पेल है, तो इस तरह से हम लोग पता कर सकते हैं कि जो भी फ्लूइड है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसका वॉल्यूम पेशेंट की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा कम है, इसलिए वो क्या हो सकता है, डिहाइड्रेट हो सकता है। तो क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू, ठीक है, हॉस्पिटल क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू, ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसको। ठीक है, तीसरा आ जाता है हमारा रिव्यू ऑफ ब्लड केमिस्ट्री। इसके अलावा बहुत सारे ब्लड जितने भी क्या लेबोरेटरी के अंदर जितने भी इन्वेस्टिगेशंस होते हैं उसके अंदर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं फ्लूइड बैलेंस को। नेक्स्ट आ जाता है आपका, ठीक है, तो ये हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे कि रिव्यू ऑफ फ्लूइड बैलेंस चार्ट। ठीक है, फ्लूइड बैलेंस चार्ट के थ्रू हम लोग कैसे रिव्यू करते हैं या फिर कैसे असेस करते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट, फ्लूइड बैलेंस मीन्स, ठीक है, फ्लूइड बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जितना भी हम लोगों ने इनटेक किया है फ्लूइड, वो इक्वल होना चाहिए जितना हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सक्रीट कर रहे हैं। ठीक है, पेशेंट जितना भी इनटेक कर रहा है फ्लूइड, उतना ही क्या करे, आउटपुट उतना ही होना चाहिए, तब जाकर तो फ्लूइड बैलेंस है। अदरवाइज फ्लूइड क्या है, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट आपको बताता है, फ्लूइड बैलेंस मीन्स द अमाउंट ऑफ फ्लूइड इनटेक इक्वल द अमाउंट ऑफ फ्लूइड एक्सक्रीट।
ठीक है। जितना भी हमने फ्लूइड क्या किया है, इनटेक किया है, वो बराबर होना चाहिए जितना भी फ्लूइड एक्सक्रीट कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, फ्लूइड बैलेंस है, अदरवाइज वो क्या है, इम्बैलेंस है। ठीक है। सेकंड आप लोगों को बताता है कि इनटेक क्या, इनटेक किन किन चीज़ों का हम लोग इनटेक कर सकते हैं, वाटर। ठीक है। इनटेक मतलब कोई भी चीज़ हम लोगों ने बॉडी के अंदर ली है। ठीक है। वाटर ले सकते हैं। ठीक है। जूस है, टी, कॉफ़ी, आईवी फ्लूइड, एनजी फीडिंग, नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम लोग बॉडी के अंदर ले रहे हैं, मतलब इनटेक कर रहे हैं। ठीक है। अब आउटपुट क्या होता है, मतलब हम लोग किस चीज़ को बाहर निकाल रहे हैं। ठीक है। जितना भी हम लोगों ने वाटर, जूस, टी, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें इनटेक की है, उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट कर रहे हैं, बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। किन किन फॉर्म के अंदर, यूरिन के थ्रू निकाल रहे हैं, एमएसएस वॉमिटिंग के अंदर निकाल रहे हैं, एनजी नेजोगैस्ट्रिक ड्रेनेज के थ्रू निकाल रहे हैं, और ब्लड ड्रेनेज के थ्रू हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, बाहर की साइड निकाल रहे हैं। तो किन किन चीज़ों का आप लोग इनटेक कर सकते हैं और किस फॉर्म के अंदर वो एक्सक्रीट होगी, ये था हमारा इनटेक और आउटपुट। थर्ड हम लोग बताते हैं कि रिकॉर्ड ऑल द फ्लूइड इनटेक इन द शीट एंड कैलकुलेट द टोटल एट द एंड ऑफ ईच शीट। ठीक है। तीसरा पॉइंट हम लोगों को बताता है कि जब भी हम लोगों ने इनटेक और आउटपुट, ठीक है, हम लोग पेशेंट का असेस करते हैं, तो एक शीट के अंदर हम लोग असेस करेंगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उस शीट के एंड के अंदर कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। जितना भी इनटेक हुआ है उसको अलग कैलकुलेट करेंगे, और जितना भी आउटपुट हुआ है उसको अलग जो क्या है कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम लोग दोनों को देखेंगे, अगर वो दोनों इनटेक और आउटपुट इक्वल है अमाउंट के अंदर, तो इसका मतलब क्या है, फ्लूइड बैलेंस है। ठीक है। फ्लूइड जो है पेशेंट की बॉडी के अंदर, फ्लूइड का वॉल्यूम क्या है, नॉर्मल है। ठीक है। उसके बाद में हम रिकॉर्ड करेंगे ऑल फ्लूइड आउटपुट, रिमेंबर इफ़ पेशेंट ऑन यूरिन कैथेटर ईच शिफ्ट। ठीक है। उसके बाद में जितना भी आउटपुट लेता है वो हम लोग अलग कर देंगे। नेक्स्ट हम लोग उन दोनों को कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, उसको देखेंगे कि वो दोनों जो है अमाउंट के अंदर इक्वल है या नहीं है। ठीक है। उसके बाद में अगर, ठीक है, हो सकता है कि अगर इनटेक जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया और आउटपुट कुछ नहीं आ रहा है पेशेंट के, ठीक है, मतलब पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पी रहा है, जूस पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, टी पी रहा है, ठीक है, लेकिन उसका आउटपुट एक्सक्रीट कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत कम अमाउंट के अंदर आउटपुट हो रहा है, तो ये हम लोग ये पता कर सकते हैं कि देयर इज़ अ साइन ऑफ एडिमा। ठीक है। पेशेंट के अंदर स्वेलिंग हो सकती है, क्योंकि इनटेक पेशेंट बहुत ज़्यादा कर रहा है और आउटपुट पेशेंट नहीं, मतलब आउटपुट जो है उसका कुछ नहीं आ रहा है, तो इस वजह से है कि हाँ, देयर इज साइन ऑफ एडिमा, आप लोगों को एडिमा का साइन उसके अंदर देखने को मिलेगा। कुछ कुछ केसेस के अंदर ऐसा होता है कि इफ़ अगर इनटेक जो है वो क्या है, बहुत कम है, लेकिन आउटपुट बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, कि पेशेंट कुछ भी नहीं पी रहा है, खा रहा है, लेकिन उसके अंदर जितना भी फ्लूइड है वो आउट मतलब निकलता ही जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या है, अंदर के जितने भी सेल्स हैं वो क्या हो सकती है, ड्राई हो सकती है, और उस डिहाइड्रेशन पेशेंट को अंदर हो सकता है। ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा कि इनटेक और आउटपुट के थ्रू हम लोग कैसे असेस कर सकते हैं। मेनली हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि पेशेंट कितना इनटेक कर रहा है, कितना फ्लूइड ले रहा है, और कितना फ्लूइड जो है अपनी बॉडी के अंदर से एक्सक्रीट आउट कर रहा है। उसके बाद में हम लोग उन दोनों को अलग अलग एक शीट के ऊपर कैलकुलेट करेंगे। पूरे हर दिन के एंड के अंदर हम लोग कैलकुलेट करते हैं कि पेशेंट ने कितना फ्लूइड इनटेक किया है और कितना फ्लूइड को एक्सक्रीट किया है। उसके बाद हम दोनों को क्या करते हैं, इक्वली असेस करते हैं कि अगर इनटेक और आउटपुट दोनों ही इक्वल है तो पेशेंट की बॉडी के अंदर फ्लूइड क्या है, बैलेंस है। अदरवाइज़ कि चांस हो सकता है, अगर पेशेंट फ्लूइड लेता जा रहा है और आउटपुट कुछ नहीं निकाल रहा है, तो एडिमा का मतलब पेशेंट की बॉडी के अंदर स्वेलिंग का चांस हो सकता है। और अगर क्या है, पेशेंट इनटेक नहीं कर रहा है लेकिन उसका आउटपुट एक्सक्रीशन जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर आ रहा है, तो उसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो सकता है। ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, फ्लूइड बैलेंस चार्ट के थ्रू ये देखना है। सेकंड, ये आपका रिव्यू है कि फ्लूइड बैलेंस चार्ट किस तरीके से होता है। ठीक है। कौन कौन से टाइम में हम लोग दे रहे हैं, उसके बाद में कौन सा दे रहे हैं, इंट्रावीनस फ्लूइड दे रहा है, आईवी के थ्रू फ्लूइड जा रहा है, पेरेंट्रल के थ्रू जा रहा है, या ओरल इनटेक हो रहा है, ये सब चीज़ें ये इनटेक के अंदर है। और आउटपुट का आप लोग देख रहे हैं कि किस किस तरीके से निकाल रहा है, यूरिन के थ्रू, ड्रेनेज के थ्रू, वॉमिटिंग या गैस्ट्रिक एस्पिरेशन के थ्रू निकाल रहा है। और उसके बाद में एट द एंड आप लोग देख रहे हैं टोटल इनटेक और टोटल आउटपुट, इन दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, हम टोटल कर लेंगे, और इसके बाद में हम लोग असेस करेंगे कि जितना भी पेशेंट ने इनटेक किया है उतना ही आउटपुट है या नहीं है।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नर्सिंग असेसमेंट फॉर डिहाइड्रेशन। ठीक है, सेकंड हम लोगों ने पढ़ा था कि क्लिनिकल असेसमेंट के थ्रू भी हम लोग देख सकते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट मतलब क्लिनिकल फाइंडिंग क्या है कि भाई पेशेंट अगर फ्लूइड नहीं ले रहा है और फिर भी आउटपुट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो पेशेंट को डिहाइड्रेशन है। तो ये हम लोगों को पता लग जाएगा। किस तरीके से पता लगेगा? ऑब्जर्वेशन वाइटल साइन। जब भी हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट की वाइटल साइन चेक करेंगे, ठीक है, तो हम लोगों को देखने को मिलेगा ऑल्ट्रेशन किस किस के अंदर, पल्स, उसका ब्लड प्रेशर, उसकी रेस्पिरेशन के अंदर, ये सब चीज़ें हम लोग क्या दिखेगी, चेंजेस दिखेंगे इन चीज़ों के अंदर, जिसकी वजह से हम लोगों को पता लगेगा कि हाँ पेशेंट जो है डिहाइड्रेट होता जा रहा है। किस किस तरीके से? क्योंकि पेशेंट जब भी डिहाइड्रेट होता है उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से रेस्पिरेशन क्या हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। और पल्स भी क्या हो जाता है, ऑल्ट्रेशन हो जाता है। सेकेंड हम लोग देखेंगे, हम लोगों ने वाइटल साइन से फर्स्ट ऑब्जर्व किया। सेकेंड हम लोग देखेंगे स्किन इलास्टिसिटी। ठीक है, स्किन इलास्टिसिटी के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं कि पेशेंट डिहाइड्रेट है या नहीं है। जैसे कैसे कर सकते हैं कि जब भी हम लोग क्या करेंगे, उसकी इंटीग्रिटी से पता करेंगे। ठीक है, अगर टर्गर है तो क्या है, बहुत सारे जो स्किन के इलास्टिसिटी या टर्गर है तो ये क्या है, फ्लूइड स्टेटस को हम लोगों को बताता है, स्किन की इलास्टिसिटी। ठीक है, कि स्किन जो है वो लूज़ है या स्किन जो टाइट है, तो ये हम लोग क्या करता है, पेशेंट की फ्लूइड स्टेटस को बताता है। ठीक है, तो ये किस तरीके से बताता है कि आप लोगों ने देखा कि जो ओल्डर पेशेंट है, ठीक है, उनकी क्या होती है, स्किन की इलास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि चांस है कि उनके अंदर क्या है, उनकी डिहाइड्रेशन प्रेजेंट हो सकता है क्योंकि वो ओल्डर पेशेंट है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोग नीचे जो है पिक्चर के अंदर देख रहे हैं, लिफ्ट द स्किन ऑन द बैक ऑफ हर हैंड विथ 2 फिंगर देन इट गो। अगर वो जल्दी से चला जाता है तो मतलब क्या है, वो ठीक है। लेकिन अगर इफ़ द स्किन डज नॉट फॉल राइट बैक टू द नॉर्मल, द वुमेन या मैन इज़ डिहाइड्रेटेड। ठीक है, अगर वो अपनी जगह पे वापस जा रहा है तब तो वो क्या है, नॉर्मल है, उसके अंदर डिहाइड्रेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्किन जो है, जिस तरीके से हम लोगों ने क्या किया है, स्किन को ऊपर उठाया है, उसकी वजह से क्या है, तो वो क्या है, जिस तरीके से हम लोगों ने स्किन को ऊपर उठाया और वापस छोड़ा है, तो उसके वजह से क्या है कि हम लोगों को पता चल जाता है कि क्या है, वो पेशेंट क्या है, डिहाइड्रेटेड है। ठीक है, अदरवाइज़ अगर स्किन इलास्टिसिटी से हम लोगों को पता लग जाता है कि वो रिड्यूस कर देता है, उस स्किन को क्या कर देता है, उसकी इलास्टिसिटी जो है कम कर देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को पता चलता है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड है या नहीं है। थर्ड आप लोगों को बताता है मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिहाइड्रेशन। ठीक है, कि ये हम लोगों ने देखा डिहाइड्रेशन होता क्या है, पानी की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, उसकी स्किन इंटीग्रिटी पे जो है वो क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा उसके जितने भी वाइटल्स है वो चेंज हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डिहाइड्रेशन को क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे। ठीक है, कैसे कर सकते हैं डिहाइड्रेशन को? ठीक, हम लोग रिप्लेस कर सकते, मतलब आईवी के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको रिप्लेस करेंगे। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देंगे। ठीक है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ये होते हैं कि जब भी हम लोग क्या कर रहे हैं, पेशेंट को जो भी सॉल्यूशन हम लोग दे रहे हैं उसके अंदर सॉल्यूट की मात्रा तो क्या है, सॉल्यूट कंसनट्रेशन क्या है, सॉल्यूट वो क्या है, कम है, और इसके अलावा फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा है। और डिहाइड्रेशन में फ्लूइड लॉस होता है, इसलिए पेशेंट को क्या है, फ्लूइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, तो उसकी वजह से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको क्या करेंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देते हैं। नेक्स्ट हो जाता है आप लोगों का नर्सिंग असेसमेंट फॉर एडिमा। एडिमा के लिए हम लोग कैसे नर्सिंग असेसमेंट कर सकते हैं? ठीक है, तो एडिमा के लिए हम लोग देख सकते हैं कि एडिमा किस तरीके का होता है। एडिमा मेनली क्या होता है कि जितना भी फ्लूइड होता है वो क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर के अंदर, ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को स्वेलिंग देखने को मिलती है। ठीक है, तो स्वेलिंग देखने को मिलती है। अब स्वेलिंग के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, कैसे पता करेंगे कि हम लोग कि पेशेंट को स्वेलिंग है या नहीं है? जब भी आप लोग क्या करते हैं, अपना थंब या फिंगर से क्या करते हैं, पेशेंट की साइड के ऊपर, स्वेलिंग के साइड के ऊपर क्या करते हैं, आप लोग प्रेशर डालते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वहाँ पर उस तरीके का साइन जो है वहाँ पर रह जाता है, जिसकी वजह से हम लोगों को पता चलता है कि हाँ उस एरिया के अंदर क्या है, स्वेलिंग है। ठीक है, वो जो एरिया है वो डिप्रेस हो जाता है, वो जो मार्क होता है वो वहाँ पर रह जाता है। तो उस तरीके से हम लोगों को पता चलता है कि उस एरिया के अंदर स्वेलिंग है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के एडिमास होते हैं। ठीक है, नो पिटिंग, माइल्ड पिटिंग एडिमा, मॉडरेट पिटिंग एडिमा। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग टाइप के एडिमा होते हैं, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, प्रेशर को लगाते जाते हैं, जितना अंदर जो है
डिप्रेस होता जाएगा उतना उतना ज़्यादा क्या है एडिमा होती जाएगी। ठीक है, तो ये एडिमा मेनली क्यों हो जाता है? एडिमा इसलिए मेनली हो जाता है क्योंकि फ्लूइड क्या है पेशेंट इनटेक करता जा रहा है लेकिन उसका आउटपुट बहुत ज़्यादा कम है। उसकी वजह से क्या होता है सेल्स के अंदर से जितने भी फ्लूइड होते हैं वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर शिफ्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से क्या है पेशेंट के अंदर एडिमा देखने को मिलता है। ठीक है, तो मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा एडिमा के अंदर कि हम लोगों को पता है कि पेशेंट को क्या है बहुत ज़्यादा फ्लूइड अंदर बॉडी के अंदर है तो हम लोग क्या देंगे पेशेंट को डाययूरेटिक्स देंगे। डाययूरेटिक्स में मिलने के डाययूरेटिक्स क्या होते हैं? डाययूरेटिक्स का काम ये होता है कि जितने भी फ्लूइड हैं उसको हमारी बॉडी के अंदर से बाहर निकालना। तो हम लोगों की बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा फ्लूइड है तो इस वजह से हम लोग क्या देंगे पेशेंट को डाययूरेटिक्स देंगे जिसकी वजह से क्या है जितना भी फ्लूइड है वो क्या हो जाता है बॉडी के अंदर से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम ठीक है इसके अलावा इसके हम लोग क्या कर सकते हैं जो भी ट्रीटमेंट है एडिमा के लिए कि एडिमा क्यों हो रहा है वो हम लोग असेस करेंगे। ठीक है, और उसको हम लोग क्या करेंगे ट्रीट करेंगे। इसके अलावा जितना भी फ्लूइड है ठीक है वो सोडियम जितना भी फ्लूइड है उसको हम लोग क्या कर देंगे बंद कर देंगे। जितना भी सोडियम से रिलेटेड डाइट है वो हम लोग क्या कर देंगे पेशेंट को बंद कर देंगे। नेक्स्ट आता है आपका आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट। ठीक है, आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम किन किन चीज़ों के अंदर करते हैं? आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट हम उन चीज़ों के अंदर करते हैं जिसके अंदर क्या है हम लोग अगर पेशेंट को बहुत बॉडी के अंदर बहुत कम अमाउंट के अंदर फ्लूइड है तो हम लोग क्या करते हैं फ्लूइड को रिप्लेस करते हैं थ्रू दी आईवी द इंट्रावीनस के थ्रू। ठीक है, तो इस चीज़ की क्लास मैंने पहले ले चुकी थी तो हम लोग ब्रीफली में पढ़ लेते हैं कि आईवी फ्लूइड रिप्लेसमेंट होता क्या है। डॉक्टर में ऑर्डर आईवी फ्लूइड टू मेंटेन और रिस्टोर द फ्लूइड बैलेंस। ठीक है, बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं आईवी फ्लूइड को क्या करते हैं ऑर्डर करते हैं। ठीक है, कि हम ताकि वो क्या है उनकी बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है वो क्या कर सके बैलेंस कर सके। ठीक है, इनको दो कैटेगरीज में मेनली डिवाइड किया गया है, एक तो कॉलॉइड्स और एक क्रिस्टलॉइड्स। ठीक है, कॉलॉइड्स के अंदर मेनली क्या होता है बहुत लार्ज अमाउंट के अंदर इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। इनसॉल्युबल मतलब कि वो जो है क्या है उसके अंदर घुल नहीं सकते हैं। ठीक है, उस तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं लाइक ब्लड एल्बुमिन प्लाज्मा जो क्या करते हैं मेनली सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है, बॉडी के अंदर जितना भी वॉल्यूम है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं तो वो होते हैं हमारे कॉलॉइड्स जो इसमें क्या होता है इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, और जो क्रिस्टलॉइड्स होते हैं उसमें क्या होता है क्रिस्टलॉइड्स के अंदर मेनली क्या होता है बहुत सारे एक्वस क्रिस्टलाइड्स जो है उसके अंदर बहुत सारे एक्वस सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मतलब वो चीज़ें जो उसके अंदर क्या होती है घुल जाती है। ठीक है, लाइक सॉल्ट और शुगर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हम लोग क्या करते हैं ये हमारी बॉडी के अंदर फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को मेनली क्या करती है मैनेज करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं मेनली जो आईवी फ्लूइड्स होते हैं वो तीन तरीके के होते हैं, आइसोटोनिक होते हैं, हाइपरटोनिक होते हैं और हाइपोटोनिक होते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मेनली क्या होता है जो भी सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है ठीक है वो नॉर्मल सेल के अंदर और जो ब्लड है उसके अंदर दोनों के अंदर मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों जगह क्या होती है जो सॉल्ट कंसनट्रेशन होती है वो सेम होती है। इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसके अंदर क्या होता है जो भी वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना बाहर से सेल्स के अंदर उतना ही क्या है सॉल्यूट क्या है कंसनट्रेशन बढ़ती जाएगी सेल के अंदर और वो क्या है कंसनट्रेशन बाहर के जितना भी सॉल्यूशन है उसके साथ में क्या होगी बराबर होएगी। ठीक है, तो इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आता। ये मेनली हम हाइपरटेंशन और हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के अंदर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा आ जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में मेनली क्या होता है सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और फ्लूइड कम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर क्या होता है मेनली सॉल्ट जो है वो ज़्यादा होता है और फ्लूइड कम होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो जाता है ऑस्मोसिस के थ्रू जितना भी फ्लूइड होता है ना वो क्या हो जाता है सेल्स के अंदर से क्या होता है बाहर की तरफ निकल जाता है। ठीक है, बाहर की तरफ निकल जाता है जिसकी वजह से क्या है जो भी अंदर का जो सॉल्यूट कंसनट्रेशन है ना वो क्या हो जाता है अंदर कम हो जाता है। ठीक है, जितना भी फ्लूइड है वो बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है वाटर और अंदर सॉल्यूट कंसनट्रेशन क्या हो जाता है कम हो जाता है। ये मेनली हम स्लाइटली जब बीपी पेशेंट का कम होता है ठीक है तब हम लोग उनके अंदर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा हाइपोटोनिक
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसके अंदर सॉल्ट जो है वो कम होते हैं, ठीक है, और जो वाटर है नॉर्मली वो ज़्यादा होता है। ये मेनली हम डिहाइड्रेटेड पेशेंट को देते हैं क्योंकि उनके अंदर क्या है, फ्लूइड की कमी होती है, और इसके अंदर मेनली वाटर ज़्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, मेनली ऑस्मोसिस के थ्रू क्या हो जाता है, वाटर जो है ट्रांसपोर्ट हो जाता है सेल के अंदर, जो जितनी भी सॉल्यूट कंसनट्रेशन होती है वो सेल के अंदर हायर हो जाती है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन क्या हो जाता है, ठीक हो सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि किस किस तरीके से हम लोग जो है हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक सॉल्यूशन जो है, मतलब आईवी जो है वो एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। दो तरीके से मेनली हम लोग कर सकते हैं, एक तो पेरिफेरल और एक सेंट्रल वीनस कैथेटर के थ्रू। पेरिफेरल मतलब हम लोगों के हैंड्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, कैथेटर मतलब हम लोग आईवी क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कैथेटर इंसर्ट कर सकते हैं। और इसका सेंट्रल वीनस के जो मतलब बिग वेन्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो है हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं आईवी लाइन, ठीक है। PICC इसके अंदर PICC और CVC, पेरिफेरल इंसर्टेड कैथेटर, सेंट्रल कैथेटर, और CVC मतलब सेंट्रल वीनस कैथेटर, इसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, आईवी लाइंस को एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा आईवी एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या क्या है, मेनली आईवी के एडवांटेज ये होते हैं कि ये बहुत जल्दी इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। ये क्या कर सकता है, जो भी पेशेंट है वो फ्लूइड को ओरली टॉलरेटेड नहीं, और ओरली क्या है टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, आईवी के थ्रू वो सारे ट्रीटमेंट हम लोग दे सकते हैं। बहुत सारे ऐसे ड्रग्स होते हैं जो एब्जॉर्ब नहीं होते हैं जल्दी से, तो आईवी के थ्रू हम लोग देकर उसको जल्दी से ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसके ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज मेनली ये हो जाते हैं कि फ्लेबाइटिस, जितनी भी वेन्स है वो इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है, तो वो डिसएडवांटेज है, ठीक है। अगर कोई भी थ्रोम्बस आ गया तो उसकी वजह से भी स्वेलिंग हो सकती है, ठीक है, इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है, ठीक है। वेन्स के अंदर से क्या है, जो भी फ्लूइड है वो टिश्यूज़ के अंदर जा सकता है, और उसकी वजह से क्या हो सकता है कि स्वेलिंग वगैरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकती है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने आईवी कैथेटराइजेशन के थ्रू पढ़ी थी। कि आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू।